हेलो स्टूडेंट, मैं कीर्ति अवस्थी, डाइट लेक्चरर बाराबंकी से। देखिए डीएलएड के जो है अपने गृह विज्ञान विषय के नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के आ जाए हैं, जो कि फ़ैट है। देखिए फ़ैट के बारे में अगर बात की जाए तो यह पानी में अघुलनशील और कार्बनिक घोलों में घुलनशील है। कार्बनिक घोल में कौन कौन से, जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ईथर, है ना। तो इन सब में ये क्लोरोफॉर्म, इन सब में ये क्या है कि घुलनशील होता है। अच्छा, फैटी एसिड, फैट की अगर जो है न्यूनतम इकाई कहा जाए, जैसे प्रोटीन की एमिनो एसिड थी, वैसे ही फैटी एसिड से मिलकर बना होता है। तो फैट का जो कॉम्बिनेशन है, इसके लिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं से मिल करके ये ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन और फैटी एसिड के कॉम्बिनेशन के रूप में निर्मित होकर के फैट के रूप में प्रदर्शित होते हैं। देखिए फैट या वसा इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह अन्य जो है पोषक तत्वों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे कि प्रोटीन 1 ग्राम में 4 कैलोरी और जो है कार्बोहाइड्रेट आपका 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरी, लेकिन फैट क्या करेगा, 1 ग्राम में 9 कैलोरी देता है ना। तो 1 ग्राम जैसे आपने विजुअल फैट लिया अपने भोजन में, तो ये क्या करेगा, आपको 9 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो आप देख रहे हैं कि यह डबल से भी ज़्यादा एनर्जी दे रहा है। इसलिए फ़ैट को खाने के बाद ज़रूरी होता है कि हम हार्ड वर्क करें। अगर हमारा फिजिकल एक्टिविटीज़ कम हो जाएगी तो फ़ैट क्या होगा कि हमारे बॉडी में, नसों में ये कोलेस्ट्रॉल के रूप में जमा होने लग जाता है। देखिए कोलेस्ट्रॉल एक अलग टॉपिक है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी एक्सप्लेन करूँगी। फ़िलहाल आप समझिए कि फ़ैट की मोटी परत हमारे बॉडी में त्वचा के नीचे जो है जमने लग जाती हैं, क्योंकि हम इतना ज़्यादा जो है हार्ड वर्क कर नहीं पाते हैं। तो फैट हमारा पाचन तो होता है लेकिन उसका यूज़, अवशोषण नहीं हो पाता है। इसीलिए एक दिन में हर व्यक्ति को, जैसे वयस्क है तो वो 20 ग्राम फैट यूज़ करे। अगर छोटे बच्चे हैं जैसे कि जो है बाल्यावस्था वाले, तो ये 25 से 30 ग्राम यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से अलग अलग कंडीशन दी गई है। अच्छा, फैट के बारे में अगर और बात की जाए तो इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो हो गया असंतृप्त वसीय अम्ल, असंतृप्त वसीय अम्ल, और दूसरा है संतृप्त वसीय अम्ल, है ना। या अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो फैट को ऑयल्स और फैट के रूप में भी कह सकते हैं, है ना। तो जैसे ये संतृप्त वसीय अम्ल है, इसकी पहचान कैसे करेंगे, यदि 20 डिग्री एनवायरनमेंट में टेम्परेचर कर दिया जाए और वह फैट धीरे धीरे थिक होने लगे, जम जाए, तो वह क्या कहलाएगा, संतृप्त वसीय अम्ल। जबकि अगर जो है कोल्ड की तरफ हो रहा हो इन्वायरमेंट, लेकिन जो फैट है वो लिक्विड फॉर्म में ही रहे, यानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने या उससे नीचे आने पर भी अगर लिक्विड फॉर्म में रहेगा तो वह असंतृप्त वसीय अम्ल कहलाएगा। जैसे कि उदाहरण देख लेते हैं, संतृप्त वसीय अम्ल में क्या है, जैसे देशी घी की अगर बात की जाए तो ये क्या होगा कि अगर जैसे कोल्ड में रखा जाएगा तो 20 डिग्री टेम्परेचर तक आते आते ये क्या हो जाएगा कि जो है ये जम जाएगा। जबकि अगर जो है असंतृप्त वसीय अम्ल की बात की जाए, जैसे कि आपका मस्टर्ड ऑयल हो गया, तो ये क्या है कि ये चाहे जितने कोल्ड में रखा जाएगा ये लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। तो सेम यही कंडीशन हमारे बॉडी के अंदर भी होती है। देखिए बॉडी के अंदर क्या होता है कि फैट, अगर हम थिक फैट लेते हैं तो वह जल्दी थिक होता है, और यदि हम लिक्विड फॉर्म का लेते हैं तो वह जो है लिक्विड ही रहता है। अच्छा देखिए, इसमें कुछ टेक्निकल शब्द हैं जिनको यूज़ करके हम जानेंगे कि हमारी बॉडी में फ़ैट आखिर किस प्रकार से जमा होने लग जाता है।
देखिए, फैट जब हम किसी भी माध्यम से लेते हैं, यानी कि एक तो हो गया जो कि विजुअल है, जिसको हम देखते हैं कि आज मैंने इतना तेल यूज़ किया, इतना घी यूज़ किया, जबकि कुछ अनविजुअल है, जैसे कि मूंगफली हो गया, नट्स हो गए, काजू हो गए, है ना। तो इस तरीके की चीज़ों में भी फैट होता है जो कि हम खाते हैं और उसके बाद ये हमारी बॉडी में फ़ैट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो यह हमारी बॉडी में किस प्रकार से काम करता है, इसको जानते हैं। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे टेक्निकल वर्ड हैं, इनको रटने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपके माइंड में ये एक्सप्लेन होना चाहिए कि कौन सी चीज़ हमारी बॉडी में जा कर के किस प्रकार से वर्क करती है। देखिए, सबसे पहले अगर संतृप्त वसीय अम्ल की बात करें तो यहाँ पर मैंने एक बात कही कि संतृप्त वसीय अम्ल वह होगा जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है ठीक हो जाएगा। और ये क्या है, अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम या अधिक रहेगा तो भी असंतृप्त जो है जो फैट होगा, अनसेचुरेटेड जो फैटी एसिड होगा, ये ठीक नहीं होगा बल्कि लिक्विड फॉर्म में होगा। इसको हम आसानी से देख सकते हैं। दूसरी चीज़, जो भी संतृप्त वसीय अम्ल है इसमें LDL पाया जाएगा। LDL क्या है? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अभी लो डेंसिटी क्या है? वह जो जैसे कि हमने कोई भी भोजन खाया, मान लीजिए हमने 1 चम्मच मलाई खाई, तो यह मलाई जो है हमारे आमाशय में पहुंच करके छोटी आंत की ओर बढ़ेगी और फिर यहाँ पर उसका पाचन होगा। पाचन के बाद यह सारा कुछ लीवर में स्टोर हो जाएगा, जो कि छोटी इकाइयों के रूप में स्टोर होता है। फिर यहाँ से यह रक्त में जो है भेजा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भेजा जाता है। वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि इसका ऑक्सीडेशन होता है और ये उसके बाद एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो जो ये लंबी प्रक्रिया है, इसको जो लो डेंसिटी वाला फैट होगा वो बहुत लो यानी धीमी गति से पहुंचाएगा, जबकि जो हाई डेंसिटी वाला होगा, HDL जैसे हो गया, तो वह क्या करेगा, या फिर मूफा और पूफा जो है उसकी बात करेंगे, तो यह हो गया, तो ये क्या करेगा कि ये जल्दी पहुंचाएगा। तो सबसे पहली बात कि यह फैट जो भी इस कैटेगरी में आएगा, लो डेंसिटी फैटी एसिड की कैटेगरी में आएगा, है ना। इसको लिख देते हैं, लो डेंसिटी फैटी एसिड। जो भी इस कैटेगरी के जितने भी फैट होंगे वो क्या करेंगे कि बॉडी में पहुंचने के बाद बहुत धीमी गति से ये जो है नष्ट होने के लिए या ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए पहुंचेंगे। तो जितनी धीमी गति से होगा उतना ज़्यादा ये हमारी बॉडी में स्टोर होता रहेगा। तो देखते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से फैटी एसिड आते हैं। देखिए, पहला है ब्यूटारिक अम्ल। ब्यूटारिक अम्ल मक्खन में पाया जाता है। कैप्राइक अम्ल भी मक्खन में पाया जाता है ना। इसी तरह से कैप्राइलिक अम्ल गोले के तेल यानी नारियल के तेल में होता है। कैप्रिक अम्ल ताड़ के तेल में पाया जाता है। लॉरिक अम्ल नारियल के तेल में पाया जाता है। माइरिस्टिक अम्ल जायफल के तेल में और विभिन्न प्रकार की अन्य वसाओं में भी ये पाया जाता है, जैसे कि बटर हो गया, ये सारी चीज़ों में। पॉमेटिक अम्ल ये जंतु और वनस्पति तेलों में पाया जाता है। अब आप कहेंगे जंतु ऑयल्स कौन से हो गए, जैसे कि मछली का तेल हो गया, है ना, इस टाइप की चीज़ों में। फिर उसके बाद है स्टायरिक अम्ल। तो स्टायरिक अम्ल और आर्किडिक अम्ल ये जो है क्या पाया जाएगा, आर्किडिक अम्ल मूंगफली के तेल में पाया जाता है। यानी कि जब हम मूंगफली खा रहे होते हैं तो उस समय एक प्रकार का फैटी एसिड हमारे शरीर में पहुंच रहा होता है। तो आप समझ गए कि ये जो है ये सब संतृप्त वसीय अम्ल हैं जो कि ठीक हो जाते हैं। अब बात करते हैं असंतृप्त वसीय अम्ल की। देखिए, असंतृप्त वसीय अम्ल में पाया जाता है मूफा और पूफा। मूफा क्या है, मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, है ना। इसको लिख देते हैं, मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। और ये क्या है, ये पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है। तो जो मोनो अनसेचुरेटेड होगा यानी कि एकल असंतृप्त वसीय अम्ल, तो यह हमारी बॉडी में जा करके जल्दी से जो है ये आमाशय में पहुंचेगा। हालांकि अन्य पोषक तत्वों की अपेक्षा ये धीरे से पहुंचता है। लेकिन फैट में
ये सबसे पहले, जैसे आर तरह की फैट्स हैं, सैचुरेटेड फैट है, उनमें से ये सबसे पहले हमारी बॉडी में अवशोषित होने के लिए पहुंचता है। तो ये जो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, ये आपका जो है 3 प्रकार की आवश्यक वसाओं की भी पूर्ति करता है। अच्छा, वो आवश्यक वसाएं कौन सी हैं? देखिए, ऑलिक अम्ल, लिनोलिक अम्ल, और आर्किडोनिक अम्ल। अब देखिए, ये सारी चीज़ें आपको रटनी नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए मैंने बताया कि ऑलिक अम्ल, लिनोलिक अम्ल और आर्किडोनिक अम्ल, ये तीनों हमारे शरीर के लिए एसेंशियल फैटी एसिड हैं। इनको हमें बाहर से भोजन के रूप में जो है प्रोवाइड कराना ही पड़ेगा। जब ये हमारे शरीर में जाएंगे तो यह वसा के आवश्यक कार्यों को करने के सक्षम हो जाएंगे। अगर मूफा और पूफा की बात की जाए तो आप कहेंगे कैसे जाने कि मूफा किस चीज़ में मिलेगा? तो आपका जो मस्टर्ड ऑयल है, यानी सरसों का तेल, सरसों के तेल में मूफा होगा। इसी तरीके से अगर जो है पूफा की बात की जाए तो देखिए, मूफा सरसों के तेल में, जैतून के तेल में, ऑलिक अम्ल में, मेवा में, एवोकाडो, जैतून के तेल में, सरसों और तीसी इत्यादि में पाया जाएगा। इसी तरीके से पूफा सनफ्लावर ऑयल, मछली का तेल, यकृत, इन सब में पाया जाता है। लेकिन पूफा से भी ज़्यादा अच्छा मूफा होता है, यानी मोनो अनसैचुरेटेड, जो कि सबसे न्यूनतम इकाई के रूप में होता है। इसी प्रकार से अगर वसा के कार्य कहे जाएं तो देखिए, वसा के क्या कार्य हैं? शरीर को ऊर्जा देना, जैसा हम जान चुके हैं कि 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी मिलेगी। फिर उसके बाद त्वचा को नमी व चिकनाहट देना। देखिए, स्किन हेल्थ के लिए वसा मस्ट है। लोग क्या करते हैं कि जो है डाइटिंग के चक्कर में बिल्कुल भी फैट हटा देते हैं, लेकिन फ़ैट का भी अपना एक रोल है, तभी वो माइक्रोन्यूट्रिशन में रखा गया है। इसीलिए फ़ैट ज़रूरी है, बस ज़्यादा फ़ैट नहीं खाना चाहिए। फिर उसके बाद है प्रोटीन की बचत करना, यानी कि अगर फ़ैट और जो है एनर्जी देने के लिए कार्बोहाइड्रेट और फैट का यूज़ किया जाएगा तो हमारी बॉडी में जो खाई गई प्रोटीन है वो क्या करेगी? शरीर निर्माण का कार्य को पूरा करेगी। फिर भूख देर से लगना, फ़ैट का एक ये भी है। देखिए, फैटी अगर कचौड़ी, पकौड़ी, इस तरह की चीज़ें खा ली जाती हैं तो देर से भूख लगती है ना। इसका रीज़न ये है कि फ़ैट बहुत लो डेंसिटी में आगे की ओर बढ़ता है एलडीएल के माध्यम से। तो ये क्या होता है कि काफ़ी टाइम तक हमारे आमाशय में, फिर छोटी आंत में पड़ा रहता है, जिससे हमें भूख का एहसास नहीं होता है। फिर उसके बाद है तापक्रम का नियंत्रण करना। जैसे शरीर के टेम्परेचर को फ़ैट बनाए रखता है। जब सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही होती है उस समय क्या होता है कि हमें फ़ैट वाली चीज़ें थोड़ी मात्रा में खानी चाहिए, जिससे हमारे शरीर में एनर्जी भी बनी रहती है और साथ ही साथ जितनी ज़्यादा मात्रा में हमारे शरीर में फ़ैट की लेयर होगी, गर्मी उतनी ज़्यादा लगेगी, है ना। फिर उसके बाद कमी, अगर फ़ैट हमारे बॉडी में कम हो जाए या हम कम मात्रा में लें तो फाइनोडर्मा एक रोग है, फाइनोडर्मा रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है कि त्वचा चिकत्तेदार, रूखी सूखी, बेजान और जो है त्वचा की नमी का अभाव हो जाता है। लेकिन अगर अधिकता हो जाए फैट की तो क्या होगा? ओबेसिटी हो जाएगी, व्यक्ति मोटापे से ग्रस्त हो जाएगा और मोटापे से ग्रस्त होने से उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, हार्ट की जो है कई तरह की डिसीज़ हो जाएंगी और हार्ट फेलियर तक की जो है हो सकता है। इसीलिए फ़ैट हमें बहुत कम मात्रा में यूज़ करना चाहिए और हमें विजुअल और अनविजुअल फ़ैट के बारे में भी जानना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।